पांच की आंच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और आज छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरों पर सबसे पहले नजर डालेंगे। पहली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में जिला और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह किया जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर है रायपुर से ही, जहां पर ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो गोधन न्याय योजना को लेकर यह खबर है, गोधन न्याय योजना को एक और राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में सीएसआई का ई गवर्नेंस अवार्ड ये मिला। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो सारंगगढ़ से खबर आई, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेज रफ्तार डंपर ने 5 बच्चों को कुचल दिया। 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी खबर आपको बताएंगे। पांचवी और आखिरी खबर की अगर आपको बात करें तो गजराज के उत्पात को हम दिखाने वाले हैं। धमतरी और बलरामपुर में दंतैल हाथियों के पहुंचने से लोग खौफजदा हैं। यहां पर लोग दहशत के आलम में जी रहे हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में देश भर में कांग्रेस आज सत्याग्रह कर रही। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस का सत्याग्रह यहां पर भी चल रहा है। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर तक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। कोंडागांव में कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम धरने पर बैठे हुए हैं। शहर के अंबेडकर चौक पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के विरोध में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गले में तख्ती लगाकर और गांधी जी का भजन सुनते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। बिलासपुर के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर और कोंडागांव की तस्वीर है। बिलासपुर की बात करें तो शिव डहरिया मंत्री जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। सत्याग्रह में स्थानीय विधायक शैलेश पांडे भी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इधर रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय और मेयर एजाज ढेबर के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं। फ्रंट फुट में ही काम करती है और हम लोग अंग्रेजों से नहीं डरे। अंग्रेजों को इस देश से मार के भगाया है, तो हम लोग जो इस देश में आज़ादी के आंदोलन में कभी जो भाग नहीं लिए, जिन लोगों ने इस देश को बिगाड़ने का काम किया, जो अंग्रेजों का मुखबिरी किया करते थे, ऐसे लोगों से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इधर कांग्रेस का सत्याग्रह जो हो रहा है, इस पर बीजेपी तंज कस रही है, लेकिन बीजेपी के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया है। सुनवाते हैं आपको। ये तीनों नहीं, चौथा बात यह है कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनी में गया, वो पैसा किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उसी सवाल के बाद से राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। पहली बार सत्ता पक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा ठप किया था, और तीसरी बात अभी जो राहुल जी की जो मेंबरशिप गई है वो इस कारण से हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अडानी के खाते में 20,000 करोड़ गया कैसे। और इधर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया और कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। हिंदुस्तान की राजनीति में इस प्रकार का कृत्य को, इस प्रकार का क्रियाकलाप को कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के देश में जहां सभी जाति धर्म के लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया है और विपक्ष को भी बोलने का अधिकार है, वैचारिक स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कोई किसी के अधिकार को छीने। चुनाव इसीलिए तो जो जीत करके जाते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में, कि अपनी बात को कहें, क्षेत्र की बात को कहें, देश और प्रदेश की बात को कहें। अगर कहने में ही रोक लगा दे, संसद में ना बोलने दे, विधानसभा में ना बोलने दे किसी को, और बोले तो उनका माइक बंद कर दे, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गांधी जी ने इस देश को इसीलिए आज़ाद थोड़ा ना कराया था। यहाँ तो सबको समान अवसर मिलेगा, ऐसा कांग्रेस का सोच था, गांधी जी का सोच। और इधर कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन पर बीजेपी के सांसद सुनील सोनी ने निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस पर कंफ्यूज होने के आरोप उन्होंने लगा दिए। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्यों पूरे देश के अंदर में अशांति फैला रहे हैं। भाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, 2 साल की सजा दिया
भारत के कानून के अंदर में ये प्रावधान है कि कोई भी सांसद या विधायक 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो ऑलरेडी जो है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। और उनका अहंकार और घमंड कि आज भी वो बोलते हैं ना, चोरी किया और सीना चोरी की, आज भी पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो वहाँ गुजरात में मोदी लिखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में साहू लिखते हैं, उस पिछड़ा वर्ग के सारे लोगों का अपमान किया। कांग्रेस पर कंफ्यूज होने के आरोप बीजेपी के सांसद हैं, रायपुर से सांसद हैं सुनील सोनी, वो लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो कंफ्यूज है, क्यों हंगामा खड़ा किया जा रहा है, जबकि जो बयान दिया था कर्नाटक में उसके आधार पर कोर्ट में मामला चला, उसमें कोर्ट ने दोषी ठहराया और भारत में जो कानून है उसी कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। लेकिन फिर भी समझ से परे है कि कांग्रेस के द्वारा यह सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक पर कांग्रेसियों की तरफ से यह सत्याग्रह जो कार्यक्रम रखा गया है, इसमें तमाम छोटे से लेकर बड़ा नेता तक मौजूद है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, एक तरफ कांग्रेस का यह सत्याग्रह चल रहा है, बापू के भजन सुनकर यह सत्याग्रह कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस कंफ्यूज है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर, यह सब तो नियमों के तहत हुआ है, कानून के तहत हुआ है। देखिए पुनित, पूरे प्रदेश भर में नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस का सत्याग्रह आज चल रहा है। रायपुर सहित प्रदेश के 33 जिलों में सभी ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेसी अलग अलग जो धरना प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी ओर बीजेपी की अपनी दलील है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि संविधान के अनुसार जो नियम सम्मत जो कार्रवाई है वो की गई है और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच है जो दीवारें हैं वो खींचेंगी और जो विरोध के जो तेवर है वो भी देखने को मिलेंगे। कांग्रेसी यहाँ पर पूरे राजधानी रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में काफी आक्रामक तेवर में है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के छत्तीसगढ़ के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन पर निशाना साधा जा रहा है। बड़े बड़े जो नेता हैं बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के, उन पर निशाना साध रहा है और बीजेपी पर सवाल खड़े किया जा रहा है कि आखिर इस पर जल्दबाजी क्यों की गई है। तो ये कहा जा सकता है विधानसभा का चुनाव 2023 में होना है, लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है। ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बनाएगी और एक बड़ा मुद्दा बना करके इसे सामने लाना चाहती है। तो इसके विपरीत बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसको लेकर के कंफ्यूज्ड है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर पर जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पर आपसे बात करने वाले हैं क्योंकि अगली खबर जो है वो रायपुर से ही बड़ी खबर है। रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इस स्टील कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया और यह कहा कि प्रदेश के उद्योगपतियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए, ये उन्होंने बात रखी है। राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ इस मंच पर बीजेपी से जो सांसद हैं, रायपुर के सांसद सुनील सोनी, उनको भी मंच से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा है कि आप भले ही राज्य सरकार की बात को केंद्र सरकार से ना पहुंचाएं, ना करें, लेकिन उद्योगपतियों की बात तो जरूर रखें। उद्योग लगने से पहले क्षेत्र की सड़कों को प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। जहां उद्योग है वहां की सड़कें काफी खराब हैं। माइनिंग पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए। मामला कोर्ट में जा रहा है और काफी नुकसान हो रहा है। कोल संकट भी इससे खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने मंच से आज कही। आज कॉन्क्लेव हुआ और जिसमें देश भर से करीब 800 डेलीगेट आए। 2 दिन तक के ये इनका सम्मेलन चला और विभिन्न विषयों पर इनकी चर्चा हुई है। मुख्य रूप से स्टील उद्योग में जो समस्याएं आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली, और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है वो कोयले की आपूर्ति, कोल लिंकेज का नहीं मिलना, और इसके कारण से उद्योगपतियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले में मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और कोल मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है कि कोल लिंकेज हमारे उद्योगपतियों को दिया जाए
ताकि उद्योग चलाने में आसानी हो। कोल लिंकेज मिलना चाहिए, प्रदेश के उद्योगपतियों को कोल लिंकेज मिलना चाहिए। उन्होंने सांसद से भी ये कहा मंच पर ही कि राज्य सरकार की बात भले ही केंद्र सरकार से न करें, लेकिन उद्योगपतियों की बात जरूर करें। उद्योग लगने से पहले क्षेत्र की सड़कों को प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए और जहां उद्योग हैं वहां की सड़कें काफी खराब हैं। इस बात का भी उन्होंने कहा कि माइनिंग पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मामला कोर्ट में जा रहा तो काफी नुकसान हो रहा है। और कोल संकट भी अगर ऐसा होता है तो कोल संकट भी खत्म होगा। स्टील कॉन्क्लेव, ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने यह बात कही है और कहा है कि उद्योगपतियों को, प्रदेश के उद्योगपति जो हैं उनको कोल लिंकेज मिलना चाहिए। ये ना होने की वजह से राज्य सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर राजधानी से बता दें, गोधन न्याय योजना जो प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको एक और राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। जी हां, राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है गोधन न्याय योजना को, जिसमें गोबर खरीदी का प्रावधान है। और सरकार जो है इसको महत्वाकांक्षी योजना, इसको जब लॉन्च किया था उसके बाद से सरकार ये कहती है कि ये हमारी एक ऐसी योजना है जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है। नई दिल्ली में CSI का ई गवर्नेंस अवार्ड इसके तहत मिला है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। गोधन न्याय योजना का राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयन किया गया है। तनु वर्मा रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। CSI में ई गवर्नेंस का यह अवार्ड तनु मिला है और ये वाकई में अपने आप में राज्य सरकार के लिए गर्व का क्षण है, प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लेकर राज्य सरकार कहती है कि हमसे दूसरे राज्य, केंद्र सरकार सब सीख रहे हैं और अब इस योजना को एक बार फिर से अवार्ड मिला। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी प्रदेशवासियों के साथ साथ कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। न्यू दिल्ली के BR अम्बेडकर सभागृह में आयोजित इस कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। न्यू दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में इस पुरस्कार को कृषि विभाग के संयुक्त संचालक RL खरे ने लिया और गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में भी चयनित किया गया है और इससे पहले भी इस योजना को कई बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री की पसंदीदा योजनाओं में से एक है और इस योजना को लगातार काफी सराहा भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में इस योजना की तारीफ भी की थी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए तनु। तो नई दिल्ली में CSI का ई गवर्नेंस अवार्ड कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से यह अवार्ड दिया जाता है। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ ई गवर्नेंस 20वां CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया था और इसमें छत्तीसगढ़ की जो योजना है गोधन न्याय योजना, इसको अवार्ड हुआ है। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर बता रहे हैं, साबरमती जेल के बाहर हलचल तेज हो गई है। अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना है। न्यूज़ 18 के पास पुख्ता जानकारी है कि इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबल अतीक को लेकर प्रयागराज आएंगे। टीम में कोई IPS और डिप्टी SP शामिल नहीं है। 28 मार्च को सुबह 11 बजे अतीक अहमद को पेश होना है। MP ML स्पेशल कोर्ट में यह पेशी इनकी होनी है और जज दिनेश चंद्र शुक्ला ने साबरमती जेल अधीक्षक को आदेश दिया है अतीक अहमद की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ये जज ने कहा है कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद से ये बड़ी खबर है। साबरमती जेल के बाहर
हलचल तेज हो गई है। अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर जाना है यहां से, और न्यूज 18 के पास ये पुख्ता जानकारी भी आई है कि एक इंस्पेक्टर लाए जाने के लिए जो प्रोसेस रहेगा, इसमें कितने लोग रहेंगे, एक इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबल अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम में कोई आईपीएस अधिकारी या फिर कोई डिप्टी एसपी तक शामिल नहीं है। केवल एक इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबल के भरोसे ये शिफ्टिंग होनी है, ले जाया जाना है, प्रयागराज ले जाया जाना है। 28 मार्च को सुबह 11 बजे अतीक अहमद को पेश होना है प्रयागराज में। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जो है यहां पर पेशी है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने इस मामले में साबरमती जेल अधीक्षक को आदेश दिया है कि अतीक अहमद की उपस्थिति प्रयागराज में 28 तारीख को सुबह 11 बजे सुनिश्चित की जाए। तो कैसे होकर ये गुजरेगा, कहां से ये अतीक अहमद को ले जाया जाएगा, ये देखिए आप नीचे ग्राफिक्स के जरिए देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे ले जाया जाना है जेल यात्रा जो है। और अहमदाबाद से ये खबर भी आपको बता रहे हैं कि साबरमती, देखिए साबरमती पहले आएगा, साबरमती से जब ये निकलेंगे एक इंस्पेक्टर 20 कांस्टेबल के साथ, फिर वहां से अहमदाबाद ये पूरा जाएगा। उसके बाद फिर जोधपुर राजस्थान से फिर आगे बढ़ते हुए आगरा, फिर उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश कर जाएगा। फिर वहां से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है उस पर ये चलेंगे और फिर प्रयागराज पहुंचाया जाएगा। ये प्रोसेस है, प्रयागराज ले जाना है। 28 तारीख को सुबह 11 बजे एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट जो है उसमें पेशी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाथियों की। धमतरी और बलरामपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। धमतरी के हरफर में 3 दंतैल हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत का आलम है। हाथी इलाके में धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, चट कर रहे हैं। दंतैल हाथियों के आने पर वन विभाग की टीम ने हरफर से लगे 15 गांवों को अलर्ट भी जारी कर दिया है। उधर बलरामपुर के पेंडारी गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है और कई ग्रामीणों के घर को तोड़ दिया है। हाथियों ने घर में रखे अनाज को भी चट कर दिया। इलाके में 35 हाथियों का दल घूम रहा है। वन विभाग की टीम ने लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील की है। वन विभाग की टीम हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। अभिषेक धमतरी से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक, हाथी जो हैं वो हमेशा से ही खौफ का पर्याय रहे हैं। जब दंतैल हाथी घुस जाए तो कब कहां चले जाएं, कितना नुकसान कर दें, फसलों को कितना रौंद दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वन विभाग करता क्या है, नजर बनाए रखना, ग्रामीणों से ये कह देना कि भाई आप दूरी बनाए रखिएगा और वन विभाग नजर बनाए रखेगा। तो ऐसे में अगर हाथी रिहायशी इलाके की तरफ घुस जाते हैं तो फिर कैसे, क्या साधन होते हैं ताकि उनको रोका जा सके? बिल्कुल, हाथी जब तक जंगल में है तब तक कहीं कम खतरा होता है, लेकिन यही हाथी जब बस्तियों की तरफ आ जाते हैं तो या फिर फसलों को या फिर घरों को या फिर जान माल को बड़ा खतरा बन जाता है। धमतरी में मैं आपको बता दूं कि अभी तक 2 साल की अवधि में 14 जानें जा चुकी है हाथियों के हमले में। तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों के मन में खौफ रहता है कि हाथियों के आने की जब खबर आती है। लेकिन वन विभाग की जहां तक आपका सवाल है, तो धमतरी वन विभाग के पास, वन मंडल के पास ऐसी कोई संसाधन नहीं है, ऐसे कोई स्पेशलिस्ट है जो हाथियों को समझे या उन्हें टेकल करने का कोई हुनर उनके पास हो। हाथियों को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वन विभाग अलर्ट करता है, उनकी एक टीम हाथियों पर निगरानी रखती है और जिस इलाके में हाथी जाता है उस इलाके में आसपास के सभी गांव को अलर्ट किया जाता है, लगातार मुनादी कराई जाती है। यही तरीका पहले दिन से चला आता रहा है, लेकिन ये तरीका अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ है। 14 जाने जा चुकी हैं, सैकड़ों हेक्टेयर की फसल हाथी रौंद चुके हैं, कई घरों को तोड़ चुके हैं। लिहाजा साबित होता है कि वन विभाग जो तरीका आजमा रहा है वो हाथियों पर कहीं न बिल्कुल कारगर नहीं हो रहा है। तो अभी भी ये जो 3 हाथी घूम रहे हैं, अभी भी वही तरीका अपनाया जा रहा है। फसलों को, लोगों की जान को और लोगों के जान माल को अभी भी खतरा बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अब भी खतरा बना हुआ है और हाथी ऐसे घूम रहे हैं, अलर्ट जारी कर दिया गया है, नजर बनाए हुए हैं और मुनादी करा दी जाती है। वन विभाग यही तरीका यहां पर अपना रहा है, अभिषेक बता भी रहे हैं। और इसी के साथ 5 की आंच में इतना ही। नमस्कार।